हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके पसंदीदा जॉनरा थ्रिलर मिस्ट्री की एक बहुत बढ़िया मूवी द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू को, जो 2011 में आई थी। इस मूवी को हमारे सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था क्योंकि इसमें न्यूडिटी थी। जैसे जिस्म और मर्डर मूवी तो बहुत पारिवारिक थी, इन सी सेंसर बोर्ड वालों को छोड़ते हैं। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करूं तो इसे IMDb पर मिले थे 7.8 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 86% फ्रेश विद सेम 86% ऑडियंस स्कोर। मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 71 आउट ऑफ 100 और इसे 91% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी की एडिटिंग इतनी बढ़िया है कि इसे बेस्ट मूवी एडिटिंग के लिए ऑस्कर भी मिला था। वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो उन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत में तो आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये मूवी अपना ग्राफ बढ़ाती है। जब मैंने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बनाना शुरू किया तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसीलिए मैंने इस मूवी को 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया है। इस मूवी के सस्पेंस को जानने के लिए आप इस मूवी का दूसरा पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम मिकाइल को कोर्ट से निकलते हुए देखते हैं। मिकाइल वहां से एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां चल रही न्यूज से हमें पता लगता है मिकाइल एक मैगजीन का इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है। उसने एक कंपनी के CEO हैंक एरिक पर एक आर्टिकल छापा था कि वो अपने बिजनेस की आड़ में ड्रग्स का धंधा करता है, जिस पर CEO ने उस पर मानहानि का केस कर दिया। मिकाइल सबूतों की कमी होने की वजह से CEO को दोषी साबित नहीं कर पाया, इसीलिए जुर्माने के तौर पर उसे $7 लाख चुकाने होंगे, जो उसकी जिंदगी भर की सेविंग्स है। मिकाइल वहां से अपने ऑफिस जाता है, जहां उसकी बॉस एरिका उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने ही वो आर्टिकल छपवाया था। यहाँ हमें पता लगता है मिकाइल का अपनी शादीशुदा बॉस एरिका के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ हम एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में 2 आदमियों को देखते हैं। ये है फ्रॉड, उसके पास मिकाइल की इन्वेस्टिगेशन फाइल है। वो दोनों मिकाइल की इन्वेस्टिगेशन करने वाली लड़की के बारे में बात करते हैं। दूसरा आदमी कहता है वो लड़की उनकी सबसे बेहतर इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है, मगर वो सबसे अलग है, लेकिन फिर भी फ्रॉड को उससे मिलना था। तभी एंट्री होती है हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर लिज़बेथ की, जो बहुत बोल्ड और दूसरों से बहुत अलग लड़की है। फ्रॉड लिज़बेथ से मिकाइल के बारे में पूछता है। लिज़बेथ बताती है मिकाइल एक ईमानदार जर्नलिस्ट है। मिकाइल ने उस कंपनी के CEO के बारे में बिल्कुल सच लिखा था, बस वो साबित नहीं कर पाया। फ्रॉड लिज़बेथ से मिकाइल की पर्सनल डिटेल पूछता है, जो लिज़बेथ नहीं बताती, लेकिन फ्रॉड के जोर देने पर लिज़बेथ उसे मिकाइल और उसके बॉस के अफेयर के बारे में बता देती है। लिज़बेथ के घर हमें पता लगता है उसे मिकाइल के बारे में इतना कैसे पता। दरअसल लिज़बेथ ने मिकाइल का कंप्यूटर हैक कर लिया था। फिर लिज़बेथ फ्रॉड के बारे में पता करती है, जहाँ उसे पता लगता है फ्रॉड वेंगर इंडस्ट्री का हेड काउंसलर है। फिर लिज़बेथ उस CEO हैंक के बारे में पता करती है, जहाँ उसे पता लगता है हैंक कभी वेंगर इंडस्ट्री के लिए काम करता था, लेकिन फ्रॉड मिकाइल के बारे में क्यों पता कर रहा है ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। फिर लिज़बेथ चुपके से उस CEO के घर जाती है और उसके सर्वर की फोटो लेकर निकल जाती है। वही दूसरी तरफ मिकाइल एक पार्टी में था, जहाँ सिर्फ उसकी बेटी आई थी क्योंकि उसका डाइवोर्स हो चुका है। तभी उसे फ्रॉड का कॉल आता है। फ्रॉड उसे बताता है मिकाइल को उसके बॉस मिस्टर हेनरिक वेंगर ने किसी काम के लिए बुलाया है। मिकाइल उन्हें कहता है वो सोचकर बताएगा। रात में अपनी बॉस एरिका से यामाकाटा करने के बाद मिकाइल CEO के मामले की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर मैगजीन से इस्तीफा दे देता है और दूसरे ही दिन हेनरिक से मिलने उनके शहर हेडेस्टेड पहुंचता है, जहां फ्रॉड उसे स्टेशन पर लेने आता है। वेंगर फैमिली इतनी अमीर थी कि वो इस शहर के एक पूरे आइलैंड पर रहती थी और ये ब्रिज उस आइलैंड पर जाने का एक ही रास्ता है। मिकाइल मिस्टर हेनरिक से मिलता है, जहाँ हमें पता लगता है वेंगर कॉर्पोरेशन उनकी खानदानी कंपनी है। वेंगर कंपनी ने ही वो ट्रेन और उसकी पटरियां बनाई थी जिससे मिकाइल इस शहर में आया है। हेनरिक उससे मदद मांगते हैं एक 40 साल पुराने रहस्य को सुलझाने के लिए, जिसके लिए उन्हें अपने ही परिवार के लोगों पर शक है। हेनरिक उसे अपने परिवार के बारे में बताते हैं। पहले वो मिकाइल को हैरियट नाम की लड़की की फोटो दिखाते हैं। दरअसल हेनरिक के 3 भाई थे, मगर इस मूवी में हमें 2 के बारे में ही बताया गया है, हेराल्ड वेंगर और रिकार्ड वेंगर। हेराल्ड वेंगर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। दरअसल हेनरिक सबसे छोटे भाई थे। उनके दोनों बड़े भाई नाजीज थे, वो हिटलर के साथ वॉर में चले गए। तब से हेनरिक ने ही परिवार और कंपनी को संभाला था। रिकार्ड वेंगर वॉर में मारा गया था। हेराल्ड अभी भी जिंदा है। रिकार्ड का बेटा गॉटफ्रीड वेंगर, जो कि अव्वल दर्जे का अय्याश था। कंपनी के काम से वो अलग अलग शहरों में घूमता और अय्याशी करता, लेकिन वो बहुत अच्छा सेल्समैन था। कंपनी के सारे क्लाइंट गॉटफ्रीड ही हैंडल करता था। 1965 में नशे की हालत में वो बाहर की नदी में डूबकर मर गया। गॉटफ्रीड के 2 बच्चे थे। उनकी माँ पहले से अच्छी माँ नहीं थी, इसीलिए हेनरिक ने गॉटफ्रीड के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ली। गॉटफ्रीड के बच्चे थे मार्टिन और हैरियट। मार्टिन अभी कंपनी का CEO है और 40 साल पहले परिवार के किसी इंसान ने हैरियट का खून किया था, जिसका रहस्य आज भी बरकरार है, जिसे मिकाइल को सुलझाना है और हैरियट के
कातिल को पकड़ना है। हेनरिक मिकाइल को उस दिन के बारे में बताते हैं जिस दिन हैरियट को आखिरी बार देखा गया था। उस समय हैरियट 16 साल की थी। वो 19 सितंबर 1966 का दिन था। पूरा परिवार गेट टुगेदर के लिए जमा हुआ था। उसी दिन शहर में एक परेड थी। हैरियट भी अपने कुछ दोस्तों के साथ परेड देखने गई थी। वो 2 बजे परेड देखकर वापस आई और हेनरिक से कहा वो उनसे बात करना चाहती है, लेकिन हेनरिक उस समय बिजी थे और वो वहां से चली गई। फिर कुछ टाइम बाद उनके घर के सामने वाले ब्रिज पर एक कार और फ्यूल ट्रक में एक्सीडेंट हो गया। कार में ड्राइवर फंसा हुआ था। वो सब ब्रिज पर पहुंचे और ड्राइवर को निकालने की कोशिश करने लगे। वही घर में मेड ने हैरियट को किचन से बाहर जाते हुए देखा था। वही ब्रिज पर ड्राइवर को बचाकर वो सब वापस आ गए। जब वो सब रात में डिनर करने बैठे तब हेनरिक ने देखा हैरियट नहीं थी। फिर उसके बाद वो 40 साल तक नहीं दिखी। उसे इस आइलैंड से जाते हुए किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि लोग रात भर उस फ्यूल ट्रक को खाली करने में लगे थे और रात में कोई तैरकर भी नहीं गया था और उस रात पूरी नाव भी यही बंदी थी। लेकिन मिकाइल पूछता है उन्हें अपने परिवार वालों पर ही क्यों शक है। हेनरिक कहते हैं हैरियट बहुत समझदार लड़की थी। लोग उसी समय कहते थे कि बड़ी होकर वो कंपनी संभालेगी और उसका खूनी उनका बहुत करीबी है। उसे मालूम था हैरियट हमेशा हेनरिक को उनके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट देती थी। हेनरिक मिकाइल को एक कमरे में लेकर जाते हैं और उसे दिखाते हैं ये पेंटिंग हैरियट ने हेनरिक को गिफ्ट की थी और बाकी दीवार पर लगी पेंटिंग उन्हें हर साल कातिल भिजवाता है। पेंटिंग को देखकर मिकाइल हैरान होता है और अब उसे हेनरिक की बातों पर भरोसा होने लगता है। हेनरिक उसे बताते हैं उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी उस एक दिन की घटनाओं का निरीक्षण करते हुए बिता दी है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन मिकाइल ये सुनकर इस काम को करने के लिए मना करता है, क्योंकि जो हेनरिक 40 साल में नहीं ढूंढ पाए थे वो कैसे ढूंढ लेगा। हेनरिक पहले उसे उसकी सैलरी का डबल ऑफर करते हैं और उसने रहस्य सुलझा लिया तो सैलरी का 4 गुना, चाहे कितने भी महीने लग जाए। लेकिन हेनरिक मिकाइल को एक ऐसी चीज ऑफर करते हैं जिसे मिकाइल मना नहीं कर पाता। हेनरिक के पास सीईओ हैंक के खिलाफ सबूत थे जिसने मिकाइल पर केस किया था, क्योंकि वो पहले हेनरिक के साथ काम करता था। तब से हेनरिक ने उस पर नजर रखी थी और हेनरिक ये भी कहते हैं मिकाइल के सीईओ हैंक पर लगाए सभी आरोप सही थे, बस वो साबित नहीं कर पाया। वही हम लिज़बेथ को देखते हैं। लिज़बेथ एक डिवाइस सीईओ हैंक के सर्वर में लगाती है, फिर वहां से अपने गार्डियन मिस्टर बेम्बार के घर जाती है। दरअसल लिज़बेथ पहले साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थी और उसे नशे की लत भी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे एक गार्डियन दिया था जो उसके पैसे का हिसाब रखता था, ताकि लिज़बेथ फिर से नशे की आदी ना हो जाए। लिज़बेथ जब मिस्टर बेम्बार के घर जाती है तो वो जमीन पर पड़े थे। लिज़बेथ उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाती है। दरअसल उन्हें स्ट्रोक आया था। डॉक्टर लिज़बेथ को बताता है उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। बेंगर बहुत अच्छे आदमी थे। लिज़बेथ को उनके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब गवर्नमेंट लिज़बेथ को दूसरा गार्डियन देगी। वही मिकाइल एरिका से विदा लेकर रहस्य सुलझाने हेड स्ट्रीट के लिए निकल पड़ता है, मगर वो एरिका को नहीं बताता वो किस काम के लिए जा रहा है, क्योंकि सबके लिए वो मिस्टर हेनरिक की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला है। मिकाइल हेड स्ट्रीट पहुंचता है। हैरियट ने उसे उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक कॉटेज दिया था जहां उसे एक बिल्ली मिलती है। उस घर में कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह हेनरिक का नौकर बाकी जरूरत की चीजों के साथ हैरियट के केस के पूरे रिकॉर्ड भी मिकाइल को लाकर देता है। फिर मिकाइल हेनरिक से मिलता है जो वहां मौजूद सबके घर दिखाते हैं। उनके बाजू में उनके भाई हेराट का घर था जो किसी से नहीं मिलता। आप ये फैमिली ट्री देख लीजिए। ये है हेनरिक जिनकी कोई औलाद नहीं है। ये है हेराट जो कि अभी भी जिंदा है और वो एक नाजी है। हेराट के 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की। लड़के का नाम है बिरगर, एक बेटी का नाम है सिसिलिया, दूसरी बेटी का नाम है अनीटा। हैरियट का दूसरा भाई रिकार्ड जो कि वर्ल्ड वॉर में मारा गया था। रिकार्ड का बेटा गॉटफ्रीड जो कि नदी में डूबकर मरा था। गॉटफ्रीड के 2 बच्चे थे, मार्टिन और हैरियट। आप सोच रहे होंगे हेराट के बच्चे उसके भाई के पोते की उम्र के कैसे हैं? क्योंकि हेराट ने लेट शादी की थी, इसीलिए रिकार्ड के पोते उसके भाई हेराट के बच्चों के उम्र के हैं। फिर मिकाइल डिटेक्टिव मोराल की रिपोर्ट पढ़ता है जिन्होंने हैरियट का केस देखा था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हैरियट की लाश नहीं मिली थी। उन्होंने पूरे वेंगर खानदान से पूछताछ की, मगर कोई क्लू नहीं मिला। उन्हें हैरियट के कमरे से एक डायरी मिली थी। उसके बाद भी उन्होंने कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन हैरियट का कुछ पता नहीं चला। अगले सीन में हम देखते हैं मिकाइल डिटेक्टिव मोराल से मिलने जाता है जो कि अब बूढ़े हो चुके थे। डिटेक्टिव मोराल के हिसाब से हैरियट को कंपनी की वजह से मारा जा सकता है, क्योंकि वो अपने सभी भाई बहनों से सबसे काबिल थी। डिटेक्टिव मोराल ने हैरियट के परेड से वापस आने के बाद उसकी सहेलियों से भी बात की थी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था। हैरियट की सहेलियों ने सिर्फ इतना ही बताया था, वो कुछ छुपा रही थी, कोई ऐसी चीज जो उसने अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं बताई थी। मिकाइल डिटेक्टिव मोराल को हैरियट की डायरी दिखाता है, लेकिन डिटेक्टिव मोराल ने उस डायरी को कई बार पढ़ा था। उसमें कोई सुराग नहीं था, लेकिन उस डायरी के पीछे कुछ नंबर्स के साथ नाम भी लिखे थे। डिटेक्टिव मोराल बताते हैं वो फोन नंबर्स हैं, लेकिन जिनके वो फोन नंबर्स थे उनमें से कोई भी हैरियट को नहीं जानते थे। डिटेक्टिव मोराल एक पुलिस वाले का रेबे के नाम के केस का जिक्र करते हैं, जिसका केस भी उनकी ही तरह अधूरा रह
गया था। वही लिज़बेथ को नया गार्डियन दिया जाता है जो उससे बहुत रूडली पेश आता है और उसके पैसे की लिमिट भी कम कर देता है। मतलब अब लिज़बेथ को हर चीज के लिए उससे पैसे मांगने होंगे। मिकाइल मार्टिन के घर जा रहा था, तभी उसे कोई लिफ्ट देता है। तब हम मार्टिन को पहली बार देखते हैं। आपको याद हो तो मार्टिन हैरियट का सगा भाई है और ये है मार्टिन की गर्लफ्रेंड। मार्टिन का घर बहुत खूबसूरत था और वो पहाड़ की चोटी पर बना था। घर के चारों तरफ कांच के दरवाजे लगे थे। फिर वो तीनों डिनर करते हैं। मार्टिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हिरन का शिकार किया था क्योंकि उसे हिरन का मांस बहुत पसंद था। मिकाइल भी उस मीट की तारीफ करता है। तभी उन्हें कोई अजीब आवाज आती है। वहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी। मार्टिन कहता है कोई दरवाजा खुला रह गया होगा। वो उठकर दरवाजा बंद करने जाता है। मिकाइल और मार्टिन की गर्लफ्रेंड के बीच हैरियट को लेकर बात होती है क्योंकि उसके हिसाब से वो हेनरिक की ऑटोबायोग्राफी लिखने आया था। तभी मार्टिन आता है और अपनी बहन का सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है। मिकाइल उससे पूछता है क्या वो हैरियट के गायब होने वाले दिन यही था। मार्टिन बताता है वो 4 बजे वाली ट्रेन से आया था। मार्टिन उससे अपनी किताब में हैरियट के लिए एक बड़ा चैप्टर लिखने कहता है। वही सबवे में एक चोर लिज़बेथ का बैग चुराकर भागता है, लेकिन लिज़बेथ उसे पकड़ लेती है और अपना बैग वापस लेती है। मगर छीना झपटी में उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। लिज़बेथ उसे बनाने भी लेकर जाती है मगर वो रिपेयर नहीं होता। अब उसे अपने ही पैसे लेने के लिए गार्डियन के पास जाना पड़ता है, लेकिन वो लिज़बेथ से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है कि उसने आखिरी बार सेक्स कब किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो लिज़बेथ को अपने ही पैसे देने के लिए सेक्सुअली अब्यूज करता है और ना चाहते हुए भी लिज़बेथ को ये करना पड़ता है। उसके बाद ये कमीना आदमी उसे पैसे देता है। वही मिकाइल से मिलने सिसिलिया आती है। सिसिलिया हेराट की बेटी है। जैसे ही वो अंदर आती है उसे मिकाइल की स्टडी दिखती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है मिकाइल यहाँ ऑटोबायोग्राफी लिखने नहीं आया बल्कि हैरियट की केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। जब उसे पता ही चल गया है तो मिकाइल उससे हैरियट के बारे में पूछता है क्योंकि वो दोनों हम उम्र थी। लेकिन सिसिलिया बताती है वो हैरियट से ज्यादा करीब नहीं थी बल्कि उसकी बहन अनीता हैरियट से ज्यादा करीब थी और मिकाइल को उससे बात करनी चाहिए। लेकिन अनीता इस जगह से नफरत करती है, इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर लंदन में रहती है और इस जगह के साथ ही वो पूरे वेंगर फैमिली से भी नफरत करती है। मिकाइल अनीता से मिलने लंदन के लिए निकलता है और उसे ट्रैक करके उससे मिलने जाता है जो अभी एक बैंक में काम कर रही थी। लेकिन जब वो अनीता को बताता है वो हेनरिक की ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, अनीता उससे मिलने तैयार हो जाती है, जबकि वो पूरे वेंगर फैमिली से नफरत करती है। कुछ बात करने के बाद मिकाइल अनीता से हैरियट के बारे में पूछता है। तब अनीता हैरियट के बारे में डिटेल में बताती है कि वो हमेशा गुमसुम रहती थी क्योंकि पागल माँ, शराबी पिता, उसकी जिंदगी उतनी भी आसान नहीं थी। वही लिज़बेथ उस ऑफिसर को फिर से खाने के लिए पैसे मांगती है, जिसके लिए वो उसे अपने घर बुलाता है। उसके घर जाते ही वो लिज़बेथ को बेडरूम में ले जाता है। लिज़बेथ चेयर पर अपना बैग रखती है और उससे पूछती है पैसे के लिए क्या हमेशा उसे ये करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो लिज़बेथ के हाथ में हथकड़ी लगा देता है। लिज़बेथ भागने की कोशिश करती है मगर वो उसे चोक करके बेहोश कर देता है। लिज़बेथ को जब होश आता है उसके चारों हाथ पैर हथकड़ी से बंधे हुए थे। ये कमीना उसके कपड़े उतारता है। लिज़बेथ बहुत छटपटाती है, लेकिन ये जानवर उसका ब्रूटली रेप करता है, वो भी लगभग 6 घंटों तक। लेकिन उसे ये नहीं पता था लिज़बेथ ने जो बैग चेयर पर रखा था उसमें कैमरा था। फाइनली 6 घंटों बाद वो लिज़बेथ को छोड़ता है और उसे चेक देता है और लिज़बेथ फिलहाल चुपचाप वहां से चली जाती है। वही मिकाइल को हैरियट की चीजों में पॉकेट बाइबल भी मिली थी। वो भी केस के बारे में सोचते हुए सो जाता है। दूसरे दिन वहाँ एरिका आती है। रात में वो सब डिनर करते हैं जहाँ हेनरिक एरिका को उसकी मैगजीन में पार्टनरशिप ऑफर करते हैं क्योंकि मैगजीन का बुरा समय चल रहा था और हेनरिक ने मिकाइल को भी अपने पास बुला लिया था। लेकिन एरिका कहती है पार्टनर होने की वजह से उन्हें अपने काम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन मार्टिन कहता है वेंगर ग्रुप बस उनका पार्टनर रहेगा, उनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। फिर रात में मिकाइल से यामाकाटा करने के बाद एरिका चली जाती है। फिर हेनरिक और मार्टिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करते हैं कि वो मिलेनियम मैगजीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे सीईओ हैंक उन पर झूठे लोगों का साथ देने का इल्जाम लगाता है, जिसे लिज़बेथ भी टीवी पर देख रही थी। लिज़बेथ उस स्टोर से कुछ चीजें खरीदती है। फिर हम देखते हैं उसने सीईओ हैंक का भी कंप्यूटर हैक कर लिया है। वही चीजों को रखते समय मिकाइल को कुछ फोटोज मिलती है जो कि हेनरिक के घर की थी, जिसमें एक खिड़की में कोई लड़की दिख रही थी, लेकिन उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही थी। मिकाइल को समझ नहीं आता वो फोटो हैरियट की है या अनीता की। फिर मिकाइल हैरियट की परेड की फोटो देखता है जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों के साथ गई थी, मगर वो 2 ही फोटो थी। उस फोटो के पीछे उस स्टूडियो का नाम लिखा था जिसके फोटोग्राफर ने वो फोटोज क्लिक की थी। फिर मिकाइल उस स्टूडियो में जाता है और वहाँ उनसे 1966 की उस परेड की फोटोज के नेगेटिव मांगता है। उसे परेड की सारी फोटोज मिल जाती है। दूसरी तरफ लिज़बेथ उस ऑफिसर के घर जाती है और मौका मिलते ही उसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है वो नंगा था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी। लिज़बेथ उसे उसकी फुटेज दिखाती है जिसमें वो उसका रेप कर रहा था और कहती है उसे लगा था वो उससे फिर से ब्लो जॉब करवाएगा।
पाएगा। लेकिन वो लिज़बेथ की सोच से भी ज्यादा कमीना निकला। उसे पता होता तो वो पहले तैयारी करके आती। फिर लिज़बेथ अपने बैग से एक मोटे लोहे का रॉड निकालती है। मैं ये वर्ड यहाँ इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन यही मुझे सही लगा। लिज़बेथ वो मोटा लोहे का रॉड उसके गांड में घुसा देती है। सॉरी टू माई लैंग्वेज। फिर वो कहती है वो बैंक में जाके बोलेगा लिज़बेथ अपने पैसे खुद हैंडल कर सकती है। साथ ही वो ये रिपोर्ट भी बनाएगा कि लिज़बेथ अब पूरी तरह ठीक हो गई है और उसे किसी गार्डियन की जरूरत नहीं। और यही वो कोर्ट में भी बोलेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लिज़बेथ ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगी। साथ ही अगर उसने ये हरकत फिर से किसी लड़की के साथ दोबारा की तो वीडियो की जगह लिज़बेथ उसे मार देगी। और लिज़बेथ लात मार मार कर उस रॉड को और अंदर डाल देती है, जिससे ये आदमी चिल्ला भी नहीं पाता। फिर लिज़बेथ उसके छाती पर टैटू बनाती है और लिखती है आई एम रेपिस्ट पिग। फिर उसके पास कटर फेंक कर चली जाती है। वही मिकाइल हैरियट की परेड की फोटोज अपने लैपटॉप में अपलोड करता है। पूरी फोटोज का स्लाइड शो चलाने पर उसे दिखता है परेड में हैरियट किसी को देखकर डर के छुपने की कोशिश कर रही थी। मतलब शायद परेड से ही कोई उसका पीछा कर रहा था। दूसरे दिन सुबह मिकाइल से उसकी बेटी मिलने आती है। वो कहीं जा रही थी, रास्ते में यह शहर पड़ता है, इसीलिए वो कुछ घंटों के लिए अपने डैड से मिलने आई थी। मिकाइल की बेटी बहुत रिलीजियस थी। कुछ वक्त साथ बिताने के बाद मिकाइल उसे स्टेशन छोड़ने जाता है। जाते जाते वो उसे कहती है वो क्रिश्चियंस के बारे में ज्यादा बुरा ना लिखे। लेकिन मिकाइल कहता है वो क्रिश्चियंस के ऊपर आर्टिकल नहीं लिख रहा। लेकिन उसकी बेटी कहती है उसने मिकाइल के टेबल पर बाइबल के वर्सेस के नंबर देखे हैं। माइकल तुरंत घर जाकर उन नंबर को देखता है जो हैरियट की डायरी के पीछे लिखे थे। उस डायरी के तीसरे नंबर आरजे को बाइबल के चैप्टर से मैच करने पर उसे एक लाइन मिलती है जो कि पापियों को सजा देने पर थी। उस लाइन में लिखा था पापी का सिर धड़ से अलग कर दो, उसके दोनों हाथ पैर काट दो, फिर उसे जला दो। तभी मिकाइल को कुछ चमकता है। वो सीधा डिटेक्टिव मोराल को फोन करता है और उनसे उस रेबेका केस के बारे में पूछता है जिसका उन्होंने जिक्र किया था। उस लड़की का नाम रेबेका जेकब था और उसका सिर और पैर काट दिए गए थे और फिर उसे जला दिया गया था। इस तरह उसकी हत्या हुई थी जो आज तक नहीं सुलझी। आपको कुछ समझ में आया? किसी ने बाइबल में लिखी सजा के हिसाब से लड़कियों की हत्या की थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये बात हैरियट को कैसे पता थी और उसने इतना घुमा फिरा कर अपनी डायरी में ये क्यों लिखा था। अब ये मिस्ट्री और भी उलझती जा रही थी। तभी सामने मिकाइल को एम्बुलेंस दिखती है। मिकाइल जाकर मार्टिन को रोकता है। मार्टिन बताता है हेनरिक की तबीयत अचानक खराब हो गई है। रात में फ्रॉड मिकाइल से मिलने आता है। मिकाइल उससे पूछता है हेनरिक के पास सीईओ हैंक के खिलाफ क्या सबूत है। लेकिन फ्रॉड को भी नहीं पता था हेनरिक सीईओ हैंक के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि अगर हेनरिक को कुछ हो गया तो मिकाइल के पास ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई वजह ही नहीं रहेगी। लेकिन फ्रॉड कहता है हेनरिक की हालत अभी ठीक है। मिकाइल कहता है उसे कुछ पता चला है, लेकिन मिकाइल फ्रॉड को भी कुछ नहीं बताता। मिकाइल फ्रॉड से असिस्टेंट रखने की इजाजत मांगता है। तब फ्रॉड उसे गेस व्हाट लिज़बेथ को असिस्टेंट रखने की सलाह देता है, क्योंकि लिज़बेथ ने उसकी मतलब मिकाइल की बहुत डीप में इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन सीधी सी बात थी, इतने बड़े ग्रुप का मालिक किसी को बिना जांच के काम पर थोड़ी रख लेगा। मिकाइल दूसरे दिन लिज़बेथ के बॉस के पास जाता है और उससे लिज़बेथ के बारे में पूछता है, मगर वो लिज़बेथ के बारे में बताने से मना करता है। लेकिन मिकाइल उस पर केस करने की धमकी देता है, क्योंकि मिकाइल की इतनी डिटेल्स उसके कंप्यूटर को हैक किए बगैर नहीं मिल सकती थी। ये सुनकर लिज़बेथ का बॉस मिकाइल को लिज़बेथ का एड्रेस दे देता है। मिकाइल लिज़बेथ को अपनी असिस्टेंट रखना चाहता था, क्योंकि वो लिज़बेथ की उसके ऊपर की गई इन्वेस्टिगेशन से बहुत इंप्रेस होता है। दूसरी सुबह मिकाइल लिज़बेथ के घर जाता है। जैसे ही वो अपना नाम बताता है लिज़बेथ थोड़ा घबरा जाती है। जैसे ही लिज़बेथ थोड़ा दरवाजा खोलती है मिकाइल अंदर आ जाता है। लिज़बेथ अपने पास इलेक्ट्रिक गन रख लेती है, लेकिन मिकाइल कहता है वो बस उससे बात करने आया है। मिकाइल उससे अपनी रिसर्च में हेल्प मांगता है, अगर उसे ये केस पसंद आए तो। फिर मिकाइल उसे हैरियट के केस की डिटेल बताता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा था हैरियट की मिसिंग केस, बाइबल और रेबेका जेकब के मर्डर में क्या कनेक्शन है। लिज़बेथ उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मिकाइल वापस आता है। उसने बिल्ली के लिए खाना बाहर ही छोड़कर गया था, लेकिन जब वो अंदर आता है बिल्ली घर के अंदर थी, जबकि उसने घर के पूरे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। इसका मतलब घर में कोई आया था। वही लिज़बेथ बाइबल के कुछ वर्ड्स के साथ ऑनलाइन मर्डर केस चेक करती है। उसे कुछ केसेस मिलते तो है, मगर केस की कोई भी डिटेल ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड नहीं थी, क्योंकि वो सब केस बहुत पुराने थे। इसीलिए लिज़बेथ खुद ही उन केसेस की फाइल देखने उन जगहों पर निकल पड़ती है जहाँ जहाँ मर्डर हुए थे, और उन मर्डर्स से कहीं ना कहीं बाइबल की लाइन मैच करती थी। पहले तो वो एक पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने आप को मिल्टन मैगजीन की इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट बताकर, और उसके पास कंपनी का लेटर भी था, इसीलिए इंस्पेक्टर उसे केस की फाइल दिखाने तैयार हो जाता है। और ऐसे ही वो कई अलग अलग जगह जाकर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। मिकाइल हेनरिक से मिलने हॉस्पिटल जाता है, मगर मार्टिन की माँ मिकाइल की बेइज्जती करके उसे वहां से निकाल देती है। रात में मार्टिन मिकाइल से मिलने आता है और अपनी माँ के व्यवहार के लिए मिकाइल से माफी मांगता है और मिकाइल को उसका काम जल्दी करने कहता है, क्योंकि इससे ही हेनरिक को थोड़ी खुशी मिल सकती थी। तभी वह लिज़बेथ आती है। फिर लिज़बेथ उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन बताती है। हैरियट ने अपनी डायरी में 5 केस लिखे थे,
लेकिन 5 केस और थे, वो सभी लड़कियों के साथ हुए थे जिन्हें बड़ी बेरहमी से रेप करने के बाद बाइबल के वर्सेस के तरीके से मार दिया गया था। और पहली रेबेका जेकब ही थी। और जो हैरियट ने अपनी डायरी के पीछे लिखे थे वो सब इनिशियल्स मरने वाली लड़कियों के थे और वो नंबर बाइबल के वर्सेस थे जिन तरीकों से लड़कियों को मारा गया था। मतलब इन लड़कियों को मारने वाला कोई सीरियल किलर था जो लड़कियों का रेप करके उन्हें बाइबल के वर्सेस के तरीकों से मारा करता था। लिज़बेथ बताती है इन लड़कियों में एक चीज समान थी, वो सब लड़कियां ज्यूइश मतलब यहूदी थी। और ज्यूस से नफरत कौन करता है? नाजीज। और एक नाजी का घर उनके सामने था, मतलब हेनरिक का भाई हेराल्ड। लिज़बेथ कहती है लेकिन हैरियट तो यहूदी नहीं थी। तो आई होप यहाँ तक कि आपको मूवी बहुत पसंद आई होगी। तो इस मूवी के सस्पेंस को जानने के लिए आप इसका दूसरा पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और साथ ही आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में भी इसका दूसरा पार्ट आ रहा है, आप यहाँ से भी इसका दूसरा पार्ट देख सकते हैं।